हेलो स्टूडेंट्स, हम एनिमल टिश्यू की चर्चा कर रहे थे। जैसा कि पहले से जान रहे हैं कि 4 एनिमल टिश्यूज को जानना था। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट नर्वस टिश्यू। तो 2 टिश्यू इसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। आज 2 टिश्यू को हम जानेंगे, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उसमें पहले नर्वस टिश्यू। तो जिनको नहीं पता है, अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो एनिमल टिश्यू पार्ट फर्स्ट के नाम से ये वीडियो था। आज ये एनिमल टिश्यू पार्ट 2 में 2 करके हमें एनिमल टिश्यू ख़त्म करना है। तो मस्कुलर टिश्यू पर आएँ। इसके पहले जान लीजिए कि जितने भी टाइप के टिश्यूज हैं सबके अपने अपने कोई स्पेसिफिक वर्क रहे। तो मस्कुलर टिश्यू सिंपली जाने तो ये मसल्स में, आम लोग जिसको मसल्स कहते हैं, या और ज़्यादा अपने लोकलिटी में रहने वाले मांसपेशी कहें, मांस कह लीजिए, मसल्स कह लीजिए। तो उसी को बायोलॉजिकली जो टिश्यू है मसल्स में, जैसे हाथ में, पैर में या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो हम मस्कुलर टिश्यू कह लेते हैं। और मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इनके हम 3 टाइप की बात करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो कॉमन पहले है, मस्कुलर टिश्यू मसल्स में पाए जाते हैं, यानी टिश्यूज प्रेजेंट इन द मसल्स आर कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। और ये कोई भी टिश्यू के टाइप में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए जो भी सेल्स इसकी हैं वो फाइब्रस होती हैं, इलांगेटेड होती हैं कंपैरेटिवली। और दूसरी बात, इनकी सेल्स में चूँकि ये फाइब्रस होती है, इसीलिए कभी कभी इन्हें मसल फाइबर भी कहते हैं। तो मसल फाइबर क्या हैं? ये मस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करने वाली सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं। और इस मसल फाइबर में स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, जिसे एनसीईआरटी में आपके लेबर पर कह दिया गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो इसकी सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की खासियत क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, आपकी भाषा में सिकुड़ना और फैलना। तो चूंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए में कैपेबल होती है प्रोटीन, यहाँ केवल आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा गया है, नहीं तो आगे पढ़ेंगे तो एक्टिन और मायोसिन 2 टाइप की ये प्रोटीन होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना। तो अभी आप जान लीजिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने और रिलैक्सेशन फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में यानी सिकुड़ने फैलने की प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये सेल में प्रॉपर्टी रहेगी यानी मसल फाइबर में रहेगी, तो सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। मसल फाइबर के ग्रुप से मसल टिश्यू बनेगा। तो अगर इसकी सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर इसकी सेल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो मस्कुलर टिश्यू में या कह लीजिए मसल्स में रिलैक्स हो जाएगा। तो मेन काम मस्कुलर टिश्यू का है कि मूवमेंट में हेल्प करना। डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो मूवमेंट होती है वो मोस्टली मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, क्यों? विद द हेल्प ऑफ मसल। पैर चलेगा विद द हेल्प ऑफ मसल। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, सिकुड़ने और फैलने का जो प्रोसेस है, कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, उसमें भी मसल्स का रोल है। ऐसे बहुत से बॉडी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आप नाम पढ़ते रहेंगे। अगर मूवमेंट की चर्चा आती जान लीजिए वो मसल्स की वजह से है। और दूसरे एनिमल की में भी मूवमेंट का एक कॉमन रीजन मसल्स हैं, यानी मस्कुलर मूवमेंट होती है। वैसे आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे नॉन मस्कुलर मूवमेंट भी होती है, जैसे सिलिया के थ्रू, फ्लैजेलम के थ्रू, लेकिन मैक्सिमम जो डेवलपमेंट में मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो ये मसल्स कितनी टाइप की हैं या इनकी सेल्स कितनी टाइप की, जैसी सेल्स वैसी मसल है। तो आपको 3 टाइप के मसल के बारे में जानना है। फर्स्ट स्ट्राइएटेड मसल, सेकंड स्मूथ मसल और थर्ड कार्डियक मसल। 3 टाइप के मसल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करते हैं, लेकिन ये भी जानते रहिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी बताना होता है कि तीनों मसल्स में कंपैरिजन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब आपको कंपैरिजन करना होगा, पहले से ये मैं पॉइंट आपको बता रखे हैं, इसको फोकस करते रहें। जब तक चर्चा करना देखते रहिएगा, किस चीज़ को नहीं भूलना है? शेप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सेल का शेप क्या है और
न्यूक्लियाई कितने हैं, यानी न्यूक्लियस कितने हैं एक सेल में, मीन्स मसल फाइबर में, ये कंपैरिजन का पॉइंट होगा। और ये जो 3 टाइप के हैं उनकी आपको पोजीशन बताना है। ये 3 चीज़ें लास्ट पैरा में लिखा गया है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कंट्रोलिंग उसकी कैसे होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन कब होना है, रिलैक्सेशन कब होना है। तो शेप क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बॉडी में कहाँ पर है, पोजीशन क्या है, और उसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है। एक पॉइंट और बताएंगे, फीलिंग ऑफ फटीग, थकान की अनुभूति कितनी होती है, किसी में ज़्यादा किसी कम, उसी चीज़ को लेकर के आपको डिफरेंस करना है और ये कंपैरिजन पढ़ना है। लेकिन पहले एक एक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्राइएटेड मसल किसे कहते हैं? हमारे हाथ में, पैर में या दूसरे एनिमल्स के ऐसे बॉडी पार्ट्स में जिनकी मूवमेंट उनके बिल के अकॉर्डिंग होती है। ब्रेन से चूंकि इनकी कंट्रोलिंग होती है कि जब आप चाहें या दूसरे एनिमल्स जब चाहते हैं, जिन बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट इच्छा से होता है उनके स्ट्रक्चर को अगर देखें, इसीलिए हमने बता दिया लिम्स में, हमारे में हाथ और पैर, दूसरे एनिमल हैं हाथ की जगह पर आप कहते हैं अगली टांग कह लेते हैं, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। तो यहाँ पर जो हैं मसल्स को देखें, उनकी जो सेल्स होती हैं, ये यहाँ पर सेल बताया गया है। जो बुक का फिगर है ऐसे बनाया गया है 3 पार्ट में, लेकिन जान लीजिए केवल एक सेल है, एक मसल फाइबर है। ऐसी बहुत सी सेल होती है तब मसल बनता है। वहाँ पर लिखा गया है स्ट्राइएटेड मसल, लेकिन स्ट्राइएटेड मसल नहीं है, ऐसी सेल्स का ग्रुप होगा। यहाँ पर एक सेल बताया गया है या एक मसल फाइबर बताया गया। हमने पहले कह दिया मसल फाइबर मीन्स सेल ऑफ मसल्स। तो ये पहली बात। तो शेप अगर देखते हैं तो ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। नंबर 2, इसमें जगह जगह पर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, धारियां होती हैं, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो ये जो डार्क लाइट आपकी भाषा में धारियां होती हैं, अगर उसी को थोड़ा सा और दूसरी भाषा में कॉमन लैंग्वेज में कहें, इस भाषा को ज़्यादातर जानने वाले हैं, इसे कहते हैं स्ट्राइएशन होता है। स्ट्राइएशन क्या है? वही लाइट और डार्क बैंड्स का पाया जाना, हल्के और गहरे रंग की पट्टियां हैं, तो इसमें स्ट्राइएशन होता है और इसीलिए इस मसल को कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल। यानी स्ट्राइएटेड मसल कौन है? ऐसी मसल्स जिसकी सेल्स में या जिसके मसल फाइबर में स्ट्राइएशन होता है। स्ट्राइएशन किस फॉर्म में? डार्क और लाइट बैंड के फॉर्म में होता है। सेकंड चीज, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, कई न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, जिसको यहाँ पर लिख दिया न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। तो बहुत से न्यूक्लियस होते हैं। और पोजीशन न्यूक्लियस की क्या है? ये सेल में किनारे की तरफ, जो आप कहते हैं सेल में मेजर, पहले से सेल चैप्टर में 9th में जान चुके हैं, सेल के जो मेजर कंपोनेंट है, मेम्ब्रेन एक होगी, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी मेम्ब्रेन है, बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जान लीजिए मसल की सेल्स की जो प्लाज्मा लेमा होती है उसको कभी कभी सार्कोलेमा कहते हैं। या सार्कोलेमा का मतलब कुछ नहीं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, जो मस्कुलर सेल्स होती हैं। और ये कोई एडिशनल बुक पढ़ते हैं वहाँ पर आएगा, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहें, लेकिन जो पढ़ें तो जान जाएं। जो साइटोप्लाज्म होता है मस्कुलर सेल्स का, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो स्पेसिफिक वर्ड यूज किए जाते हैं। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा लेमा को सार्कोलेमा कहते हैं। तो कहीं ऐसा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन हम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो ये सार्कोलेमा या प्लाज्मा लेमा के किनारे किनारे, जैसे एक सेल होती, जनरली कहते हैं न्यूक्लियस बीच में होता है, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली ऐसा होता है। और यहाँ तीनों टाइप की पोजीशन में आप देख लेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये बीच में है, यहाँ साइटोप्लाज्म रहता है। तो लेकिन यहाँ पर ही जिस मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, इसको स्ट्राइएटेड कह रहे हैं, वो किनारे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा के साइड में, यहाँ पर हो, यहाँ पर, यहाँ। तो न्यूक्लियस एक से ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएट है, सिलेंड्रिकल शेप है, और तीसरी चीज़ इसमें स्ट्राइएशन है, लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। और तीसरी चीज़, ये मसल्स स्केलेटल सिस्टम से, बॉडी की बोन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसे स्केलेटल मसल भी कहते हैं। तीसरी चीज़, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल होती हैं, यानी ये मसल वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छानुसार, कंट्रोल्ड एज पर आवर विल, हमारी इच्छा अनुसार ये मूवमेंट होती है, इसीलिए वॉलंटरी कहते हैं। फिर ध्यान देना, स्ट्राइएटेड क्यों कहा गया? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन, लाइट एंड डार्क बैंड। स्केलेटल क्यों कहा गया? क्योंकि स्केलेटन से जुड़ा होता है। वॉलंटरी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी इच्छा के अनुसार, ब्रेन की कंट्रोलिंग विल के अकॉर्डिंग होता। आते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल
ऐसी मसल हैं। तो ध्यान लीजिए, पहले बता दिए कहाँ पर रहेगा, हाथ और पैर में, या जहाँ भी कंट्रोलिंग मूवमेंट अपनी इच्छा से हो। स्मूथ मसल जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, इसी तरीके से जो ब्रांकी है, यूरेटर है, आयरिस है जो आँख की पुतली को छोटा और बड़ा कर सकती है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया आयरिस, आयरिस ऑफ आई, यूरेटर जिससे यूरिन जो है किडनी से बाहर जाती है, और ब्रांकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स में एयर को ले जाती है, आगे चल के 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। अलग अलग लंग्स के लिए अलग अलग ब्रांच है। तो लंग्स की जो ब्रांकी हैं, ब्रांकी प्लूरल है, ब्रांकस सिंगुलर में कहते हैं। तो ये ऐसे पार्ट जिनकी मूवमेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल में भी मसल्स हैं, तो उसमें हम चाहे मूवमेंट हो चाहे ना हो ऐसा नहीं है। यूरेटर की मूवमेंट हमारे दिल के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कुल मिला के ये इनवॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी मसल्स उसे कहते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों? मूवमेंट में हेल्प करने के लिए। तो जिनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी विल पर नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, उसी कहते हैं इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल, तो इसी का एक नाम है इनवॉलंटरी मसल। चूंकि इसमें स्ट्राइएशन नहीं है, लाइट और डार्क बैंड नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं अनस्ट्राइएटेड। शेप की बात करते हैं, ये सिलेंड्रिकल था, ये स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल किसे कहते हैं? ऐसा शेप जो किनारों पर पॉइंटेड हो और बीच में मोटा हो। यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर पतला हो गया, यानी किनारों पर पॉइंटेड होगा। ऐसे शेप को साइंटिफिकली स्पिंडल शेप कहा जाता है। तो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस बीच में है, सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पेरिफेरल था, प्लाज्मा लेमा के पास था। और तीसरी चीज़, इसमें स्ट्राइएशन नहीं होता है। तो इसमें स्ट्राइएशन के नाते इसकी सरफेस स्मूथ नहीं दिखती है, इसीलिए इसे स्मूथ मसल कहते हैं। और इसमें स्मूथ नहीं दिखता है। स्मूथ कहने का मतलब क्या है? स्ट्राइएशन ना होने के नाते स्मूथ है, और फिर स्ट्राइएशन न होने के नाते इसी का नाम अनस्ट्राइएटेड है। ये स्केलेटल सिस्टम से नहीं जुड़ी है, इसीलिए इसे स्केलेटल नहीं कह सकते। और कंट्रोलिंग हमारे ब्रेन पर हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए इसे इनवॉलंटरी भी कहते हैं। अनस्ट्राइएटेड, इनवॉलंटरी, स्मूथ मसल ये कहाँ पर पाई जाएगी? एग्जाम्पल हमने बता दिया, आयरिस ऑफ आई, यूरेटर, ब्रांकी एटसेट्रा, एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स। थर्ड है कार्डियक मसल, जो केवल हार्ट में पाई जाती है। कार्डियक का मतलब ये भूलना नहीं है, कार्डियक मीन्स परटेनिंग टू हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट की मसल्स को ही कार्डियक मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मसल्स की अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर या सेल्स, इसकी देखने में शेप अगर देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, बट ब्रांच्ड हैं। ये भी सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल, ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। ये मल्टी न्यूक्लिएट है और ये यूनिन्यूक्लिएट है। दूसरी चीज़, अब इसकी अगर स्ट्रक्चर फंक्शन को कंपेयर करें तो थोड़ा सा दोनों के मिलती जुलती प्रॉपर्टी लगती है। अब आइए, कंट्रोलिंग कहाँ से होगी? ये स्मूथ हो, कब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा? एज पर रिक्वायरमेंट, बिल पर डिपेंड नहीं है। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और दूसरा, ये वॉलंटरी है, इच्छा के अनुसार। ये कब होगा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक डेफिनिट इंटरवल पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ जिंदगी भर चलता रहता है, इसे कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ऐसे ही ये पार्ट कंटिन्यू काम करता रहता है। एक बात और कह देते हैं, अब पोजीशन आपने जान लिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जान लिया, शेप जान लिया और पोजीशन जान लिया। स्ट्राइएटेड वॉलंटरी पार्ट में, हाथ पैर में, स्मूथ एलिमेंट्री कैनाल में, आयरिस में, यूरेटर में, जो इनवॉलंटरी जिनकी कंट्रोलिंग हमारे ऊपर नहीं है, ब्रेन पर नहीं है, नर्वस सिस्टम खैर करता है। कार्डियक केवल हार्ट में। अब एक बात और कर लेते हैं, फीलिंग ऑफ फटीग, इनमें जो थकान की अनुभूति है कितनी है? स्ट्राइएटेड में सबसे ज़्यादा थकान अनुभूति होती है, सबसे ज़्यादा फीलिंग ऑफ फटीग होती है। स्मूथ में बहुत कम होती है और कार्डियक में होती ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट बताए, इसका फिगर पूछा जाता है कि स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का फिगर बनाइए या स्मूथ मसल फाइबर का फिगर बनाइए, कार्डियक का ये कह सकता है, या कंपैरेटिव स्टडी। और प्रैक्टिकल बेस में ये है कि इसको पहचानना इस बेस पर। तो ये सेल के वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों टाइप में, क्या डिफरेंस है? कंपैरेटिव स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टडी करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए किस पर ध्यान देंगे? शेप कैसा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई कितने हैं,
पोजीशन न्यूक्लियस की कितनी है और मसल बॉडी में कहाँ पर है और इसकी कंट्रोलिंग कहाँ से है, फीलिंग ऑफ फटीग क्या है, लास्ट में बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आज जो टॉपिक हमने लिया था एनिमल टिश्यू, सेकंड पार्ट में हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना था। एक टिश्यू रह गया, अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद नर्वस टिश्यू की। इसके बाद अच्छा बना, हाँ, तो हम मस्कुलर टिश्यू हो गया, बात कर रहे थे नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बॉडी में कई सिस्टम्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 सिस्टम है जो डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी में से एक सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। और अभी आप अगर और जाने, मस्कुलर सिस्टम ये मसल्स आ गई, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत से सिस्टम है। उसी में से एक सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम, जिसका काम है बॉडी के दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? बाय मैसेजिंग। जैसे अभी इसके पहले हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे थे, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, लेकिन ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कब होना चाहिए? जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेगी? या तो हमारे विल के अकॉर्डिंग हो। तो कैसे पता लगा? हम चाहते हैं हाथ को हिलाना है, सोच रहे हैं दिमाग से हिलाना है हाथ को, तो क्या होगा? इसकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तभी हाथ हिलेगा। और हम सोच रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? कोई सिस्टम होगा जिसके जरिए यहाँ से यहाँ पर। तो नर्वस सिस्टम जो मैसेजिंग करता है, जो नर्व इम्पल्स को ले जाने में हेल्प करता है, तो उसके लिए ये नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? उन आर्गन्स में जो नर्वस सिस्टम के आर्गन है। नर्वस सिस्टम के 3 आर्गन हैं, या कह लीजिए 3 आर्गन से मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। ये एक तो हो गया नर्वस सिस्टम के अगर आर्गन जाने तो 3 हैं। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कार्ड, याद रहे कोई बात नहीं, नहीं तो चलिए याद है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, स्पाइनल कार्ड, और तीसरा है नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स, ये तीनों मिल करके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम में जो टिश्यू पाया जाता है उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। और नर्वस टिश्यू जिस सेल से बनती है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, और एक नाम और भी जाने हैं नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल को जानते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल न्यूरॉन या नर्व सेल की स्ट्रक्चर जाननी है, और इसी के जरिए ये हेल्प किसमें करती है? ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है नर्वस सिस्टम से डिफरेंट बॉडी पार्ट में, या जो सेंस आर्गन है उससे नर्वस सिस्टम में कलेक्शन, यानी जो इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है एक काम होता है। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन 2 जगह जाती है, या तो नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स में जाती है, वो एक्शन के लिए क्या काम करना है, स्पेशली बाई मसल को इन्फॉर्म करना, या जो हमारे सेंस आर्गन्स हैं वहाँ से, सेंस आर्गन मीन्स जैसे स्किन है, आँख है, नाक है, कान है या टंग है, यहाँ से जो मैसेज आता है वो नर्वस सिस्टम में पहुँचता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा पैर अचानक आग पे पड़ गया, हम उसको हटा लेते हैं, इतनी देर में क्या हुआ? आग पर पड़ना, ये हो गया स्टिमुलस, जिसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पांस करती है, उसी को हम कहते हैं स्टिमुली, प्लूरल में, या सिंगुलर स्टिमुलस। तो इस मैसेज से स्पेशली क्या होता है? रिस्पांस टू स्टिमुली, जो इस स्टिमुलस होता है, जैसे पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभना क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। अब इसकी सूचना नर्वस सिस्टम में पहुंचती है, फिर नर्वस सिस्टम से कमांड आता है, पैर के मसल्स में दिया जाता है, झटके से उसको हटा लेते हैं। तो ये मैसेजिंग जो होती रहती है, ये काम करने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं इन आर्गन्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में और नर्व्स में। वो डिटेल बाद में जानेंगे, हमें केवल आज इसकी स्ट्रक्चर जानना है, और आपके सिलेबस में वही उतना ही है। तो जो एक सेल के पार्ट होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साइटोप्लाज्म रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, न्यूक्लियस रहेगा, ये तो होता ही है। लेकिन ये सेल अपने में थोड़ा सा अलग है कुछ मामले में, सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मान सकते हैं सेल की है। सबसे बड़ी सेल का भी एग्जाम्पल यही है न्यूरॉन, जिसको आप 9th में पढ़े रहे होंगे, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गेस्ट सेल। तो नर्व सेल या न्यूरॉन जो लगभग 1 मीटर तक इनकी लंबाई भी हो सकती है, इसकी अगर स्ट्रक्चर को जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो पूरे नर्वस टिश्यू में केवल न्यूरॉन या नर्व सेल की स्ट्रक्चर जाननी है, यही
पूरे पार्ट को बनाते हैं नर्वस सिस्टम को, इसीलिए कहा गया है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट जो है न्यूरॉन है। इससे क्या बनेगा? नर्वस टिश्यू बनेगा। नर्वस टिश्यू से वो ऑर्गन बनेंगे जो नर्वस सिस्टम के हैं, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। तो अब आप सेल पर चलिए, क्या कहेंगे सबसे डिफरेंस क्यों है? स्ट्रक्चर को लेकर के, फंक्शन को ले लिया, मैसेज देगा। स्ट्रक्चरल चेंज इसमें क्या आ गया है? एक चेंज अलग क्या है? सबसे लंबी है, ठीक है। इसमें जैसे आपने कह दिया सेल में न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, यही समझना शुरू कीजिए। इसमें अंतर क्या आ गया? इसमें बहुत सी ब्रांच निकल आई है, ये एक अंतर आ गया। लंबाई सबसे ज़्यादा है लेकिन इसमें बहुत ब्रांच हैं, और बहुत सी ब्रांच में दो टाइप की, कुछ तो छोटी हैं और निकलते ही ब्रांच्ड हो गई, और एक सबसे बड़ी है। बस यही समझना है। क्या है? एक तो जहाँ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये कहलाता है सेल बॉडी। या आपकी बुक में नहीं है, इसका एक नाम और भी है, साइटान। साइटान या सेल बॉडी न्यूरॉन का या नर्व सेल का वो पार्ट है जहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इसका मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है। अब इसके बाद क्या है? ब्रांच हैं। ब्रांच दो टाइप की, एक सबसे लंबी वाली हो गई और एक जो छोटी छोटी कई हैं। जो छोटी छोटी कई हैं और ब्रांच होती है, इसे कहते हैं डेंड्राइट। तो एक पार्ट क्या हो गया? डेंड्राइट। और चाहे तो पहला पार्ट इसको लिखते या नहीं तो दूसरा पार्ट सेल बॉडी हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ी वाली है, इसे कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन जहाँ खत्म होता है, लास्ट में कुछ ब्रांच में भी डिवाइड होता है, छोटे छोटे, जिन्हें हम टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। और इसके लास्ट पार्ट को ये कहते हैं नर्व एंडिंग। ये बटन लाइक होता है, इसीलिए कभी कभी इसे साइनेप्टिक नाभ भी कहते हैं। ये तो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ बुक्स देखेंगे एडिशनल तो उसमें कुछ नाम और आते हैं। इस पर जो कवरिंग दिखाई गई है, जगह जगह पर इस पर एक माइलिन शीथ होती है। ये माइलिन शीथ हर जगह नहीं रहती है, जहाँ गैप रहता है एक्सान पर, उसे कहते हैं रेनवियर्स नोड और नोड ऑफ रेनवियर। और इस कवरिंग को बनाने में स्पेशल टाइप की सेल होती है, इसे स्वान सेल कहते हैं। तो आप भूल जाइए, जानना होगा दूसरी जगह पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिएगा, लेकिन कॉमन क्या जानना है? इसकी स्ट्रक्चर फिर से एक बार, न्यूरॉन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? सेल बॉडी। मेन पार्ट पहला सेल बॉडी और साइटान कौन सा है? जहाँ पर न्यूक्लियस है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है। दूसरा पार्ट क्या है? नाम भले भी हमने 3 दिया, लेकिन दूसरा पार्ट ये दोनों हैं, डेंड्राइट और एक्सान। ये क्या है? साइटान से निकली हुई ब्रांच। कौन सी ब्रांच? जो छोटी हैं, अनेक हैं, निकलते ही ब्रांच हो गई, उन्हें डेंड्राइट कहेंगे। या और फिर जो एक सबसे लंबी है, जो लास्ट में ब्रांच है, उसे एक्सान कहते हैं। काम क्या है? मैसेज को ट्रांसफ़र करना। और मैसेज के ट्रांसफ़र की को डायरेक्शन को अगर देखें, इसे कहते हैं, यहाँ पर हम मैसेज कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली बायोलॉजिकली इसे कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के फार्म में मैसेज चलता है, किधर से किधर जानना है। यहाँ से रिसीव होता है, डेंड्राइट से मैसेज रिसीव होता है, साइटान में, फिर एक्सान में, फिर यहाँ तक जाएगा। जहाँ खत्म होगा वहाँ दूसरे में चला जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू विथ नर्वस टिश्यू। थैंक्स।